जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीत गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम सभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों का अध्ययन एक ही वीडियो में करेंगे, जहां पहले ज्योग्राफी का क्वेश्चन लगे हुए हैं और बाद में हिस्ट्री के क्वेश्चन लगे हैं। हम सभी पिछले कुछ एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के अध्ययन करेंगे और आने वाले एग्जाम में जहाँ से कुछ एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ऐसे क्वेश्चनों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम सभी एक नई लाइन से शुरुआत करने जा रहे हैं। जो लाइन आपके सामने लिखी हुई है, मोटिवेशन लाइन लिखी हुई है, उसको आप पढ़िएगा। और हम लोग पहले भूगोल और इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे साथ में, और जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें वन लाइनर लगभग 100-150 से 200 वन लाइनर एक साथ आपको वीडियो मिलेगी। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो भूगोल और इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे है और बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, राम सेतु अंडमान ब्रिज शुरू होता है, कहाँ से शुरू हो रहा है? ऑप्शन है धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन द्वीप से, रामेश्वरम से। आंसर इसका धनुषकोडी से। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोड से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। ये आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन पहला है। दूसरा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये टीजीटी टाइप का क्वेश्चन है, और ये टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। एलटी में भी ऐसे क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो केवीएस और टीजीटी, पीजीटी, इन सब जगहों में ऐसे क्वेश्चन की संभावना बनी रहती है। तो इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। लिखा है, दूसरा क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन है सिंधु नदी सतलज नदी, सतलज नदी काली नदी, काली नदी तिस्ता नदी, तिस्ता नदी दिहांग नदी। तो बहुत इसके जो ऑप्शन है बहुत कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है, इसलिए बहुत इसको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। ऑप्शन है सतलज नदी और काली नदी के बीच। नीचे जो डिफाइन किया गया है इसमें चारों को डिफाइन कर दिया गया, तो इसको जरूर आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख लिया करिए। हिमालय की नदियों के माध्यम से 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को 4 भागों में नदियों ने बांट रखा है। हम वैसे पढ़ते हैं हिमालय को 4 भागों में तो पर्वतों के हिसाब से पढ़ते हैं, जिसमें आपको ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी ये आप पढ़ते हैं। तो वो स्थलीय रूप में बटा हुआ है। और नदियों ने जो 4 भागों में बांट रखा है तो ये चारों नदियों के नाम पे है। तो पहला है सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और काली नदी और तिस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। और तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो 4 हिमालय के पार्ट मिलेंगे आपको। पहला मिल रहा है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ऑप्शन है अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, मंदाकिनी नदी, गंगा नदी। ये चारों नदियाँ आस ही पास हैं, तो इसका आंसर है अलकनंदा नदी। नीचे जो डिफाइन किया गया है ये भी देख लीजिए। बद्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। दोनों बद्रीनाथ और केदारनाथ किन नदियों के तट पर स्थित है, ऐसे एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे एग्जाम की संभावना बनी रहती है। तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, दामोदर नदी जिसकी सहायक नदी है वह है गंगा नदी की, हुगली नदी की, पद्मा नदी की, स्वर्णरेखा नदी की। तो इसका ऑप्शन है हुगली नदी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली नदी। हुगली नदी, ये भी क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान देना, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे स्थित है। लोग पश्चिम बंगाल को ध्यान में रखते हुए गंगा पे लगा देते हैं, तो ये गलती वहाँ करते हैं, जबकि जो कलकत्ता शहर है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। नीचे डिफाइन किया गया है, दामोदर नदी
हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। रीजन इसका है, दामोदर सबसे गंदी भी नदी भी है, एक कारण ये भी है क्योंकि वो जो छोटा नागपुर पठार वो कोयले वाले क्षेत्र से निकल रही है, तो कोयले वाले क्षेत्र से निकलने की वजह से पूरी नदी कोयले के रंग में काली हो जाती है, इसलिए वो बहुत गंदी नदी के रूप में भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, कावेरी नदी का उद्गम है। ऑप्शन है सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, गढ़वाली पहाड़ियों में, अमरकंटक में। उत्तर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। तो कावेरी का उद्गम कहाँ हो रहा है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। लेकिन इम्पॉर्टेंट है जो आपने डिफाइन करके नीचे लिखा गया, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर लगभग 800 किलोमीटर तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी के नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ पर श्रीरंगपट्टम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है? ये टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र। तो कृष्णा नदी जल विवाद का जो ऑप्शन है वो सेकंड नंबर सही है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र। तो तीनों राज्यों में विवादित है। अब नीचे लिखा गया है कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश तत्कालीन, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। वर्तमान में इसमें तेलंगाना भी शामिल हो गया है, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हो रहा है तो तेलंगाना का जब विभाजन हुआ तो तेलंगाना भी इसमें शामिल हो गया। तो अब ये कह सकते हैं कृष्णा नदी जल विवाद 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये 4 राज्य शामिल हैं। नीचे एक और विवाद का नाम दिया गया कावेरी नदी जल विवाद, तो यहाँ इसको भी डिफाइन करते चलिए साथ साथ। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। तो अगर कृष्णा नदी पूछे तो 4 राज्य और कावेरी नदी पूछे तो 2 राज्य, कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 7, भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे पहले विचार करने के लिए दिया गया है, कौन सा? फर्स्ट में, यह वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों की डेल्टा में स्थित है। दूसरा, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब सही है कि नहीं? ऑप्शन देखिए, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। अब इसमें आप पढ़िएगा दोनों ऑप्शन को, इसका आंसर है ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। अब आगे नीचे लिखा गया है क्या सही हो सकता है, भीतरकनिका के बारे में नीचे लिखा गया है डिफाइन करके, तो सही क्या है उसको आप देखिए। भीतरकनिका गरान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्रह्मणी, बैतरणी और महानदी डेल्टा, 3 नदियाँ दिया गया है, ब्रह्मणी, बैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल भी है। तो एग्जाम में पढ़ जाने से पहले रामसर स्थल जितने हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में 2 स्थल को और बढ़ाया गया है, वो भी पढ़िएगा। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जा रहे हैं तो आपको पता ही होगा। मैंग्रोव वन जो गंगा के डेल्टा वाले क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में पाए जा रहे हैं, जो सुंदरबन का डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। लेकिन उड़ीसा का जो भीतरकनिका वाला क्षेत्र है ये भी मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पे उड़ीसा के कौन कौन सी नदी हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। भीतरकनिका में ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी डेल्टा, यानी 3 नदियों से बनी हुई डेल्टा के क्षेत्र में है, मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है और एक रामसर स्थल भी है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सही सुमेलित है?
एक तरफ झील दिया गया है और उनकी अवस्थिति दी गई है। तो लोनार झील, नक्की झील, कुलेरू झील, पुलिकट झील। झील दिया गया है, ऑप्शन दिए गए मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल। कौन सा? वीडियो को आप एक बार खुद से कोशिश करिएगा और बाद में उसके देखिएगा ऑप्शन क्या है। उत्तर में सही सुमेलित एक है, वो है कुलेरू झील, आंध्र प्रदेश। नीचे सही सुमेलित दिए गए हैं, नीचे देखिए लिखा है लोनार झील महाराष्ट्र में, जबकि ऑप्शन में मध्य प्रदेश था तो गलत है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिला, अरावली पहाड़ी से घिरी, माउंट आबू में। ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय बन जा रहा है, क्योंकि ये अरावली का जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सामने आया है, इसलिए अरावली पहाड़ी के एक एक पॉइंट को आपको पढ़ लेना है। तो उसमें अरावली से माउंट आबू के पास नक्की झील है, तो वो राजस्थान में अरावली पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में, एवं पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। अब आपसे अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफी क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब इतिहास के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। लिखा इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो हिस्ट्री के बच्चे हैं और जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों कॉम्बिनेशन बन रहा है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो नहीं भी है तो भी हिस्ट्री उनके लिए हो जाएगी, जो हिस्ट्री तैयारी करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रखेंगे, एक लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं जो अच्छा खासा लेवल बनाते हैं। पहला है, कुछ क्वेश्चन इजी से लेके और लास्ट में थोड़े कठिन तक के क्वेश्चन बनाए गए हैं। पहला है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन है बाबर एवं इब्राहिम लोदी, बाबर एवं राणा सांगा, बाबर बनाम मेदिनी राय, मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान। तो इसका जो आंसर सही है वो है बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, आप कमेंट में जाके उसकी ईयर लिखिएगा। वैसे यहाँ नीचे ईयर लिखा गया है, लेकिन आप वहाँ लगेगा कि आप लोग देखें, नीचे जो डिफाइन किया गया इसमें देखिए लिखा हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। फिर आगे दूसरा है, खानवा का युद्ध बाबर बनाम राणा सांगा के बीच हुआ था। अब खानवा का युद्ध कब हुआ था, यहाँ मिसप्रिंट भी है, मैं इसको बोल भी नहीं रहा हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। तो खानवा का युद्ध किसके बीच हो रहा है? बाबर बनाम राणा सांगा के बीच हुआ है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर बनाम मेदिनी राय के बीच हुआ था। तराई का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय भी हुई थी। लेकिन द्वितीय तराई का द्वितीय युद्ध जो हो रहा है अगले ही ईयर में 1191 में पहला हो रहा है और 1192 में दूसरा हो रहा है। 1192 में तराई का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय प्राप्त हुई। दोनों युद्ध को आप ध्यान से पढ़िएगा। वैसे जितने भी इसमें दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध के त्रिपिटक में से किस पिटक को सर्वश्रेष्ठ और बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी मेहनत से बनाए जाते हैं और बहुत बारीकी से बनाए गए क्वेश्चन हैं कि कौन सा ऐसा त्रिपिटक है, 3 त्रिपिटक हैं आप देख ही रहे हैं, उसमें से कौन सा ऐसा जो सर्वश्रेष्ठ है और कौन सा धर्म शब्दकोश के लिए जाना जाता है? तो पहला विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी हैं? तो नहीं। इसमें जो आंसर दिया गया इसमें देखिए लिखा है सुप्त पिटक। सुप्त पिटक को ही बुद्ध धर्म के जो 3 पिटक हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ और शब्दकोश कहा जाता है सुप्त पिटक को। नीचे डिफाइन किया गया, बहुत बारीकी से उसको पढ़िएगा वीडियो रोक के। महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण के पश्चात उनकी समस्त उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया है, जिसे त्रिपिटक कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध के निर्माण के पश्चात 3 भाग में बांटे गए हैं और तीनों भागों का नाम क्या है? देखिए नीचे लिखा गया है, विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से विख्यात। विनय पिटक में नियम और आचार की शिक्षाएं हैं। ध्यान देना, अगर पूछा जाए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता था, लिख सकता था कि किस त्रिपिटक में नियम एवं आचार की शिक्षाएं हैं, तो आंसर हो जाता विनय पिटक।
तो विनय पिटक में नियम एवं आचार की शिक्षाएं हैं। इसके संकलनकर्ता उपाली थे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उपाली ने कौन सा पिटक जो है सामने ले आया, तो वह विनय पिटक। उसमें है क्या चीज़, गौतम बुद्ध के आचार एवं नियम है। दूसरा है सुप्त पिटक, यह सबसे बड़ा एवं सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये भी ध्यान देना, सबसे बड़ा पिटक कौन सा है, तो कौन सा है, सुप्त पिटक सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। इसके संकलनकर्ता कौन थे, सुप्त पिटक या सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। इसके संकलनकर्ता आनंद थे। और अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित हैं। यह पिटक सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। इसके संकलनकर्ता मोगलीपुत्र तिस्त थे। और त्रिपिटकों की भाषा पाली थी। ये भी ध्यान देने की बात है, जो त्रिपिटक की भाषा थी वो कौन सी थी, पाली। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 हिस्ट्री का, किन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मौर्य शासकों ने, कुषाण शासकों ने, गुप्त शासकों ने, सातवाहन शासकों ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सातवाहन शासकों ने। तो सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। अब नीचे कुछ सिक्के, कुछ शासकों ने कुछ सिक्के जारी किए हैं, वो नीचे लिखा गया, उसको डिफाइन कर लीजिए। मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए। ध्यान देना, सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए, तो मौर्य शासकों ने। सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक का नाम आता है। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। और सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, किस अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन है एहोल अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख। आंसर है हाथी गुफा अभिलेख। तो खारवेल की उपलब्धि जो उसका आंसर है हाथी गुफा अभिलेख से। नीचे डिफाइन किया गया, नीचे भी देखिए, हाथी गुफा अभिलेख भारतवर्ष का प्रथम अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख है। तो प्रथम अभिलेख का नाम क्या है, हाथी गुफा अभिलेख। यह उदयगिरि से प्राप्त हुआ। इसमें कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखित है। और लिखित किसने लिखा था, खारवेल, जो शासक था खारवेल ने ही इसको लिखा था। ये भी ध्यान देना। और किस भाषा में लिखा गया, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। हर बात को अंडरलाइन करते चलिएगा। किस भाषा में, प्राकृतिक भाषा में। कहाँ से प्राप्त हुआ, तो उदयगिरि से प्राप्त हुआ। राजा कौन थे, तो कलिंग नरेश खारवेल थे। और इन्होंने खुद लिखा था, खारवेल ने खुद लिखा है। और उस अभिलेख का नाम क्या है, हाथी गुफा अभिलेख। तो मतलब कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कोई जानता नहीं है। तो जब आप पूरी लाइन पढ़े रहेंगे, याद किए रहेंगे, तो कैसे भी कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ले जाएंगे। दूसरी लाइन देखिए, एहोल अभिलेख के बारे में क्या लिखा है। एहोल अभिलेख से चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ था, वो किस अभिलेख से पता चलता है, तो वो एहोल अभिलेख से पता चलता है। और लास्ट देखिए, ग्वालियर अभिलेख के माध्यम से गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, कौन कराया था, राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रकूटों ने। जो हिस्ट्री के बच्चे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तो उनके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन एक बार उनको रिवीजन की ज़रूरत है। और जो नीचे लिखा गया उसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एलोरा का कैलाश मंदिर लिखा है, एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। यह शिव मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। तो एलोरा कैलाश मंदिर किस ईश्वर के लिए समर्पित है, तो ध्यान देना शिव मंदिर है। आश्चर्यजनक शैली के लिए प्रसिद्ध है।
और राष्ट्रकूट शासकों में कौन कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियाम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। अब ध्यान देंगे, उसमें जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे उनके नाम के आगे वारियम लगता था। तो वारियम उद्यान का प्रशासन कौन देखता था? तो लिखा है पौन वारियम, एरी वारियम, टोट वारियम, शवतसर वारियम। तो जो उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था उसको कहते थे टोट्टवारियम। आंसर क्या है? टोट्टवारियम। नीचे जो लिखा गया है उसको पढ़ लीजिए। चोलकालीन गांव की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टट्टवारियम, ध्यान देना, उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टट्टवारियम कहा जाता था, जबकि शवत्सर वारियम वार्षिक समिति देखती थी, एरी वारियम तालाब समिति और पौन वारियम स्वर्ण समिति थी। ये जितने भी वारियम हैं, चाहे पौन वारियम स्वर्ण समिति याद करिएगा, एरी वारियम तालाब समिति याद करिएगा, शमतसर वारियम वार्षिक समिति याद करिएगा, और उद्यान प्रशासन का देखने वाले का था टट्टवारियम। तो जितने भी वारियम हैं इनको एक बार आप पढ़िएगा और इसको सर्च करिएगा। कहीं से भी किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है स्वर्ण समिति कौन सा वारियम देखता है, तो ध्यान देना, उसको पूरा पढ़े रहेंगे तो याद आ जाएगा कौन वारियम। क्वेश्चन नंबर 7, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली, बेलनाकार, भूकंप के साक्ष्य, अग्निहवन कुंड, अलंकृत चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये जितने भी बताए गए हैं वो केवल एक स्थल से प्राप्त हुए हैं। अब इसमें ऑप्शन है हड़प्पा, चौहजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कालीबंगा। नीचे जो लिखे गए हैं कहाँ से कौन से प्राप्त हुए हैं इसको भी आप देख लीजिएगा, और इसमें सारे लिखे भी नहीं गए हैं, जो बच गए हैं उनको आप एक बार आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे। हड़प्पा से हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ देखने। हड़प्पा कालीन स्थल से पहला जो है हड़प्पा से कांसे की बैलगाड़ी, अन्न भंडार, पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति, कांस्य दर्पण, शंख का बैल, मछुआरे का चित्र आदि, ये हड़प्पा से है। चौहजोदड़ो स्थल से क्या हुआ है? मनके बनाने का कारखाना, वक्राकार घट, 2 मछलियों का अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। रोपड़ से देखिए क्या है। रोपड़ से स्थल से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, यानी कि जब मानव के साथ दफनाने, कुत्ता भी दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी और कच्ची ईंटों के मकान आदि प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें चारों जितने ऑप्शन दिए गए थे चारों को डिफाइन कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन में ही डिफाइन है कि जुते हुए खेत, लकड़ी के नाले, भूकंप, अग्निहवन कुंड, अलंकृत चूड़ियाँ कालीबंगा से, और फिर नीचे हड़प्पा, चौहजोदड़ो और रोपड़, इन चारों को डिफाइन कर दिया गया। वीडियो को आप रोक के कॉपी में आप मेंशन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तब आगे आप बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपर परशुराम के नाम से जाना जाता है? कौन है ऑप्शन में? बिंदुसार है, अजातशत्रु है, कालाशोक है कि महापद्मानंद है? तो ऐसे अजीब गरीब नाम तो महापद्मानंद के ही हो सकते हैं, जानते ही हैं आप लोग, एक क्रूर शासक था। आंसर है महापद्मानंद। और नंद वंश में नाम इनका आता है, नंद वंश का। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मानंद को सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है, तो ध्यान देना इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, इतिहास के क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में किस तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह सर्प था? तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं और सब तीर्थकरों के प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। तो सभी तीर्थकरों का प्रतीक चिन्ह तो याद करना
याद कर लीजिए, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है। लेकिन जो 4 तीर्थकर हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए, चारों को हमने इसमें डिफाइन किया है। तो सर्प किसका था, तो वो पार्श्वनाथ का था। अब आगे देखिए, नीचे लिखा गया है ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह वृषभ साण बैल था। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। और अजित नाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी या गज है। तो जितने भी हैं, तो चारों के बारे में आप जान लीजिए। वैसे 24 तीर्थकर हैं, 24 को याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। तो सर्प जिसका है वो पार्श्वनाथ है, और जिनका बैल जिनका प्रतीक चिन्ह है वो ऋषभनाथ है। सिंह जिनका प्रतीक चिन्ह है वो महावीर हैं। और गज हाथी जिनका प्रतीक चिन्ह है वो है अजितनाथ हैं। और ये हिस्ट्री का लास्ट 10वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं में चक्र प्रतीक किससे संबंधित है। ये ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी मेहनत से बनाए जाते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए, जिससे आगे और जो आपके सब्जेक्ट के बच्चे हैं जो तैयारी करने वाले हैं उनके पास वीडियो शेयर भी कर दिया करिए, जिससे उन तक भी उनकी भी सहायता हो सके, उन तक भी पहुंचा जा सके। और ऐसे क्वेश्चन जो कई बार कई किताबों से निचोड़ से बनाए जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आपकी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की जीवन चक्र क्या किस चीज़ का प्रतीक है। नीचे दिया गया निर्वाण से संबंधित है, गृह त्याग से संबंधित है, गर्भ से संबंधित है, या प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध की जीवन घटना चक्र जो है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। यानी कि जो चक्र है वो प्रथम प्रवचन से संबंधित है। अब नीचे लिखा गया घटना उनके प्रतीक, गौतम बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हुई हैं उनके क्या क्या प्रतीक हैं, उन सारे प्रतीकों को यहाँ लिख दिया गया है। सारे प्रतीकों को आप कॉपी में मेंशन करिएगा और याद करिएगा, क्योंकि ऐसे जैसे यहाँ पे चक्र प्रतीक पूछ लिया है, किसी भी प्रतीक को लेके पूछ लेगा एग्जाम में और आपको वहाँ फंसा देगा। तो यहाँ आपके जितने भी घटना है और उनके प्रतीक क्या हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे इससे पहला है गर्भ, तो उसका प्रतीक चिन्ह हाथी है। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल है। एवन का प्रतीक चिन्ह साढ़ है। गृह त्याग या उसी को महाविनिष्क्रमण कहते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, क्योंकि घोड़े के माध्यम से हुई वो रथ पे बैठ के जा रहे थे, तो बाद में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। तो गृह त्याग का या महाविनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति संबोधि का जो प्रतीक चिन्ह है वो बोध वृक्ष है। जब ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बोध वृक्ष पीपल के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो उसका प्रतीक चिन्ह जो है बोध वृक्ष पीपल है। थोड़ा आप किसी चीज़ से जब रिलेट करना सीख लेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बस ये याद कर लेना कि पीपल के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध वृक्ष पीपल के नीचे, तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या हो सकता है, बोध वृक्ष पीपल हो सकता है। समृद्धि का प्रतीक चिन्ह शेर है। प्रथम प्रवचन या उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं का प्रतीक चिन्ह चक्र है। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। मृत्यु महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। तो यहाँ पे जो घटना और उनके प्रतीक दिए गए हैं, इनको तो जरूर अपने कॉपी में मेंशन करिएगा और इनको याद करिएगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की वीडियो आपके साथ साथ चल रही है, और जो एग्ज़ाम है आपके सामने KVS के पढ़े हैं, TGT PGT के पढ़े हैं, या जो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो ऐसे क्वेश्चन को आप अभ्यास करते चलिए, जिससे आप जब कंपटीशन में बैठे तो आपको कभी दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ में आप कमेंट लाइक शेयर भी करते रहें। ऐसे बच्चों के पास जरूर शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हों, जो इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हों, उनके पास जरूर शेयर करिए, जिससे उनकी भी कुछ उनको सहायता होती रहे। धन्यवाद।